जीएस ऑनलाइन के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दृष्टि क्विक बुक के जो सामान्य विज्ञान का बुक है उसमें हम लोग जीवों का पोषण से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। एक वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जो खनिज हैं उनको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करी है और वो आपको बहुत अच्छे से समराइज़ हो भी गया होगा। आज हम लोग जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है विटामिन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विटामिन हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बुक की खास बात ये भी है कि जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसी को इन्होंने कलेक्शन करके एक बहुत अच्छा शॉर्ट में नोट्स बनाया है। तो ये बुक नहीं है, एक्चुअली एक नोट्स है। तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए ये मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। इसकी पूरी सीरीज़ है हमारे चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। विटामिन, तो विटामिन क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म में जो उत्प्रेरक की क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं और इनको जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसमें सहायक के तौर पे माना जाता है, सहायक आहार माना जाता है। अब जो विटामिन होते हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। देखिए इन स्टेटमेंट्स पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब स्टेटमेंट पूछे जाते हैं तो ऐसे ही आपको लाइनें बना करके दे दी जाती हैं, तो आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। विटामिन के और डी जो है इसके अपवाद हैं, तो यानी कि विटामिन के और डी का संश्लेषण शरीर द्वारा किया जा सकता है, बाकी जो विटामिन है उनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो दो होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और दूसरा जो है वसा में घुलनशील होते हैं। तो पहले तो यही अंतर जान लीजिए कि जल में कौन से घुलनशील होते हैं और वसा में। तो जल में तो बहुत सारे हैं, वसा वाले याद कर लेते हैं। तो वसा में 4 हैं, उनको याद कर लें अगर। KEDA, तो कीड़ा याद रखें, KEDA कीड़ा। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, है ना। तो ये जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। बाकी जो बचते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। तो इनके जो है इनकी कमी से क्या क्या होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्रोत तो बीच बीच में पूछे जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि इनकी कमी से क्या क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं जल में घुलनशील में। तो ए तो आपका हो गया वसा में, बी जो है उसका जो है उसको देख लेते हैं। तो विटामिन B1 जो है उसका नाम भी याद रखिएगा कि B1 जो है थायमिन है और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन जो है B2 है और B2 की कमी से होता है किलोसिस। B3 का नाम है नियासिन, नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। B5 जो है वो है पैंटोथेनिक अम्ल। तो इससे क्या होगा कि वृद्धि में कमी होगी, जो आपकी स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं, बाल का सफ़ेद होना हो सकता है और जो जनन क्षमता है उसमें कमी हो सकती है, अस्थमा या तनाव की समस्या हो सकती है B5 में। B6 जो है पायरिडॉक्सिन, तो पायरिडॉक्सिन की कमी से आपको एनीमिया की प्रॉब्लम, चर्म रोग, पेशी ऐंठन, ये इनकी कमी से होता है। विटामिन B12 से भी, जिसका नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन की कमी से एनीमिया या फिर तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ कुछ हो जाती हैं। उसके बाद B7 जो है वो, इसको विटामिन H या इसको बायोटिन कहते हैं। तो बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना या चर्म रोग से संबंधित समस्याएं होती हैं। फोलिक अम्ल समूह जो होता है, तो फोलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं रुधिर यानी कि ब्लड की कमी होने पर या ग्रोथ कम होने पर इनमें किया जाता है, यानी कि इनकी कमी से ये दोनों प्रॉब्लम हो सकते हैं। विटामिन C जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है और ये जो है स्कर्वी रोग इसकी कमी से हो जाता है। तो इनके स्रोत भी यहाँ कई दिए गए हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार देख लें, तो किसमें क्या क्या पाया जाता है तो आपको उसका एक आइडिया मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन की। तो वसा में 4 हैं, उसमें से ए को देख लेते हैं। विटामिन ए का नाम है रेटिनाल। तो ये नाम से बहुत पूछा जाता है, रेटिनाल, कैल्सिफेरॉल, इस तरीके से अलग अलग नाम दिया जाएगा और कभी कभी आपको KEDA ना दे करके आपको ये नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा वसा में घुलनशील है, कौन सा जल में घुलनशील है। तो विटामिन ए रेटिनाल जो है उसकी कमी से क्या क्या होता है, तो कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्कीभवन हो जाता है, रतौंधी इसकी वजह से होता है इसकी कमी से, और जो वृद्धि है वो अवरुद्ध हो जाती है और कैरोटोमैसिसिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी
जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल की कमी से हो जाता है, अगर वयस्क है तो उसमें ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के भी नाम से जाना जाता है। विटामिन ई जो है टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल का सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनन क्षमता की कमी जो है विटामिन ई की वजह से हो सकती है और जननांग तथा पेशियाँ इससे कमज़ोर हो सकती हैं। विटामिन के जो है इसका नाम है फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन जो है ये जो आपका ब्लड निकलता है उस समय थक्का बनता है, तो उसकी कमी से क्या होगा कि थक्का नहीं बनेगा और रक्त जो ब्लड है वो फ्लो ज़्यादा होगा, यानी कि खून ज़्यादा बह जाएगा। तो विटामिन के से जो थक्का बनने का है वो कार्य होता है, उसकी कमी से थक्का कम बनता है। तो ये रहा आपका वसा में घुलनशील विटामिन, और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार पूछे ही जाते हैं। अब इससे जो रिलेटेड एक दो फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है त्वचा में उपस्थित एगेस्टेरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। तो यानी कि त्वचा में क्या उपस्थित होता है, एगेस्टेरॉल, और जब ये सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो विटामिन डी में इसको परिवर्तित कर देता है। आंत के जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वो विटामिन B12 का संश्लेषण करते हैं। तो आपसे ऐसे पूछा सकता है कि आंत में किसका संश्लेषण होता है, विटामिन B12 का। आंत के कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो विटामिन के का भी संश्लेषण करते हैं। विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन, है ना। और विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। तो ऐसे भी नाम याद रखेंगे। अब स्वपोषी और परपोषी के तौर पर पोषण में इसमें डिवीज़न किया गया है, तो इसको देखेंगे। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद ही अपना भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, जैसे पादप, और परपोषी जो होते हैं जैसे मानव है या और जो जंतु हैं, तो वो दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, तो इनको परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो प्रकाश संश्लेषी हो सकते हैं, दूसरे रसायन संश्लेषी हो सकते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषी कैसे होंगे, जो सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जल और कुछ अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता इनको होती है। रसायन संश्लेषी में क्या होगा कि ये अपना भोजन रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके तैयार करते हैं। तो विषमपोषी और परपोषी की बात करें तो ये दूसरे जीवों पर आधारित रहते हैं, जैसे मृत जीवी हैं, परजीवी हैं। तो परजीवी क्या है, जो किसी अन्य जीव या मेजबान जीव को कहते हैं जिस पर पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव जो किसी अन्य जीव जिसे मेजबान जीव कहते हैं पर अपने पोषण के निर्भर रहते हैं। मृत जीव जो होते हैं जैसे राइजोपस है, एगैरिक है, तो इनमें क्या होगा कि जो मर जाते हैं, मृत या विघटित जैविक पदार्थ होता है उससे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, यानी कि कवक में कुछ नाम आपको दिए गए हैं राइजोपस या एगैरिक को। तो ऊपर परजीविता क्या है, जब एक परजीवी ही दूसरे परजीवी पर आश्रित रहे तो उसको कहते हैं हाइपर पैरासिटिज्म, यानी कि ऊपर परजीविता। कीट भक्षी पादप भी कुछ होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, सनड्यू है, तो ये कीटों का भक्षण करते हैं। सहजीवी पादप कैसे हैं, तो सहजीवी पादप में जैसे लाइकेन जो है सहजीवी संबंध का उदाहरण है। इसमें कवक शैवाल को आवाज़ देता है, जल पोषक प्रदान करता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके कवक खाद्य जो है कवक को प्रदान करता है। तो लाइकेन सहजीवी, यानी कि दो भिन्न भिन्न प्रजातियों के पादपों के बीच की नज़दीकी संबंध को सहजीविता, और ऐसे पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। अब जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जो एक इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है, उसको देखते हैं कि पानी की क्या विशेषता है। तो पानी जो है वो कैलोरी फ्री आहार होता है, इसलिए एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा शून्य होती है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप समझें कि एक गिलास अगर पानी पीते हैं तो कैलोरी की मात्रा शून्य होगी। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से निर्मित होते हैं। जो अमीनो अम्ल हैं इनको मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहते हैं, इनको स्रोतों से लेना पड़ता है। जंतु एवं वनस्पति स्रोतों में लौह का सर्वाधिक अंश जो होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलता है, यानी कि आयरन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा आपको, ग्रीन वेजिटेबल्स में, इसलिए कहते हैं इनको खाना मस्ट है। पपीते में मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है, और इसके मतलब इसमें और भी पाए जाते हैं A, B1, B2, फॉलिक एसिड, पैटोथेनिक अम्ल, उससे ज़्यादा होता है, लेकिन विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है। जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है जो कि अकार्बनिक है, और कार्बनिक पदार्थों में देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। यानी कि जीवित पदार्थ में सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाता है, जल और प्रोटीन। कार्बनिक में जल पाया जाता है और कार्बनिक में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब आजकल थोड़ा सा ट्रांस फैट को लेकर के, अनसेचुरेटेड फैट को लेकर के कई क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लेते हैं, तो ताकि इनसे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको समझ पाएँ। तो सैचुरेटेड फैट्स क्या है, तो पहले समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड फैट कहते किसको हैं।
तो जब हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त रहता है तो इसको कहते हैं संतृप्त वसा। दरअसल होता क्या है कि पामिटिक अम्ल और स्टीरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला जो है वो हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त रहती है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन अणुओं के द्वारा। इसीलिए इसको सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं। यानी कि अगर इसको कहें कि वैसी वसा जिसमें पामिटिक स्टीरिक अम्ल पाए जाते हैं वो कैसा होगा? सैचुरेटेड होगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन अणु से पूर्ण से संतृप्त रहेगा। जो वसा संतृप्त फैटी अम्ल से निर्मित होती है वो कमरे के तापमान पर ठोस होती है। ठीक है। अब असंतृप्त वसा की बात करें, अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो कुछ ओलिक एसिड हैं जो एक फैटी एसिड है, तो इसकी कार्बन श्रृंखला जो है संतृप्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के दो अणु जो होते हैं वो डबल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं और दो हाइड्रोजन जो होते हैं वो अनुपस्थित रहते हैं। तो ये क्या होगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो ये फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और जब ओलिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो बढ़ने के साथ साथ क्या होगा कि ये द्रव के रूप में आ जाएंगे और इनको तेल के भी नाम से जाना जा सकता है। अब कैटेगराइज अगर किया जाए तो जंतु वसा और पादप वसा में, वनस्पति जो आपका बनता है घी, दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो जो जंतु वसाएँ हैं वो सैचुरेटेड हैं और जो आपके वनस्पति घी है, पादप वसाएँ हैं, वो असंतृप्त होती हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि जो असंतृप्त है यानी कि जो आपका वेजिटेबल से मिल रहा है वनस्पति घी, तो असंतृप्त वसाएँ जो हैं संतृप्त यानी कि जंतु वाले जो वसाएँ हैं घी से की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो वनस्पति घी को वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को अलग से मिला करके तैयार किया जाता है। तो क्या होगा कि इसे ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाएगा, तो वो उसको सैचुरेट किया जाता है। फिर क्या होगा कि इसमें ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा में वृद्धि होती है। इसीलिए वनस्पति घी वगैरह को तेल को बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं माना गया है, तो इसकी मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये रहा आपका पोषण से संबंधित जो चैप्टर है। इस पर एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट है और लगभग 30 क्वेश्चंस का है, तो उसको हम लोग अपने अगले वीडियो प्रैक्टिस सेट में आपके साथ शेयर करेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आए हुए एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट होते हैं, तो इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।